हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। क्वेश्चन 11.4 एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि प्रोपेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू ब्यूटेन। तो बात हम लोग कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की और हमसे पूछा गया है कि प्रोपेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू ब्यूटेन। अब हमें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर जहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो बॉईल करने लगेगा, उसमें बबलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस हैं उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड ए है, एक मॉलिक्यूल ए है, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है बी एंड बी और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। अगर इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हुआ तो हमें इस बॉन्ड को, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो हम इसे हीट करेंगे तो ए मॉलिक्यूल इधर जाएगा, ए मॉलिक्यूल इधर जाएगा और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे। जैसे सॉलिड को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? लिक्विड में, और लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं? गैस में। सिंस हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम लोग लिक्विड और गैस को देखते हैं। तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, तो फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर इसको हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाते हैं? एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, इतने दूर चले जाते हैं कि दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एकदम नेग्लिजिबल हो जाती हैं। सो उसी फिनोमेना को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखेंगे। अगर लिक्विड्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो उसे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करने के लिए। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, ठीक है, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी है वो टेम्परेचर का एक फैक्टर है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सो हमें करना क्या है कि हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के एक्सटेंट पे देखना है। सो उसी बेसिस पे हम लोग प्रोपेनॉल और ब्यूटेन को जज करेंगे। अब ब्यूटेन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके बीच में होती है वंडरवॉल फोर्सेस। जो मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेजरली जो फोर्सेस होती हैं वो वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं और हाइड्रोकार्बन के बीच में तो सिर्फ वंडरवॉल फोर्सेस ही होती है। तो ब्यूटेन का जो एक मॉलिक्यूल होगा और जो उसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? वंडरवॉल फोर्सेस होंगी। और वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं द वीकेस्ट फोर्सेस इन नेचर। नेचर की सबसे वीकेस्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं? वंडरवॉल फोर्सेस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेजरली हमें तीन चार तरह के बनेंगे। एक होगी वंडरवॉल फोर्सेस जो काफी वीक होंगी। उसके बाद आता है डायपोल। डायपोल ये थोड़ी स्ट्रांग होगी। इसके बाद आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़्यादा स्ट्रांग होगा आयनिक। ठीक है, यहाँ पे आप कंसिडर करके चलो। मेजरली अगर हमारे पास ये चार तरीके की फोर्सेस हैं तो वंडरवॉल फोर्सेस जो होती हैं वो काफ़ी वीक होती हैं एज कम्पेयर टू डायपोल। डायपोल और डायपोल डायपोल से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर किसी के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो वो डायपोल डायपोल से ज़्यादा स्ट्रांग होगी और वंडरवॉल से ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अगर डायपोल डायपोल मूवमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है तो कंपाउंड जिसका डायपोल डायपोल मूवमेंट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वंडरवॉल। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली इन दोनों से ज़्यादा होगा। तो पहले तो हम लोगों ने देख लिया ब्यूटेन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे प्रोपेनॉल के बारे में। अब मैं प्रोपेनॉल लिखता हूँ OH। अब प्रोपेनॉल जो मॉलिक्यूल होते हैं ना या अल्कोहल जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना है आपको, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू
वंडरवॉल फोर्सेस है ना, तो इस वजह से जो प्रोपेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल के पास अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वंडरवॉल एंड डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे है वंडरवॉल फोर्सेस, किस में, ब्यूटेन में, और यहाँ पे है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्डिंग लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में। ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ बनती है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है और कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, ये पता होना ज़रूरी है। तो हम लोग थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में समझ लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पहले तो हाइड्रोजन के बीच में होगी, ये नाम ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन किससे बॉन्ड करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड करता है फ्लोरीन, हाइड्रोजन बॉन्ड करता है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन बॉन्ड करता है नाइट्रोजन से। मतलब हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, FON, फोन करके आप याद कर सकते हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होती है? इन्हीं 3 एलिमेंट्स के साथ होती है और किसी और एलिमेंट के बीच में नहीं होगी। अब इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन डोनर भी होना चाहिए और एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होना चाहिए। H डोनर और H एक्सेप्टर। तो हाइड्रोजन डोनर मतलब जिसके पास हाइड्रोजन होगा, ये जो हाइड्रोजन होना चाहिए ये शुड बी अटैच्ड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। ये जो है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन डोनेट हो रहा है तो ये हाइड्रोजन डोनर होगा, और ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, सो हाइड्रोजन एक्सेप्टर तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो एलिमेंट्स होते हैं जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, और हमारे पास 3 ही एलिमेंट है, कौन सा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। लेकिन हाइड्रोजन डोनर में हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन इस तरीके का हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से जुड़ा हो। अगर मैं यहाँ पे कार्बन लगा देता हूँ तो ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी? या तो ये फ्लोरीन हो, या फिर ये ऑक्सीजन हो, या फिर ये नाइट्रोजन हो। ठीक है, तो डोनर के पास क्या होना चाहिए? N होना चाहिए, या फिर OH होना चाहिए, या FH होना चाहिए। और ये किसके साथ करेगा? F के साथ, O के साथ और N के साथ। तो इस कंपाउंड में देखो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए, और कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलने से ज़्यादा अच्छा आपको याद रखना है FON के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन FON के साथ जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? कार्बन के साथ। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया डोनर, और इसको हाइड्रोजन को नया बॉन्ड कौन बना रहा है? ये वाला ऑक्सीजन, तो ये हो गया एक्सेप्टर। अब यहाँ पे ये डोनर है और ये है एक्सेप्टर। ठीक है, तो एक ही ऑक्सीजन डोनर भी हो सकता है और एक्सेप्टर भी होगा, ये हो सकता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक और मैं वाटर का एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे वाटर है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, बिकॉज क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन ये किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहिए? किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। सिंस ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन नया बॉन्ड बना रहा है तो इसको मैं बोलूंगा डोनर, और ये हो जाएगा एक्सेप्टर। नाउ ये भी फर्दर मैटर नहीं करता है, ये जो हाइड्रोजन है ये अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा एक और मॉलिक्यूल के साथ, तो ये डोनर बन जाएगा और ये एक्सेप्टर बन जाएगा। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सेम मॉलिक्यूल डोनर भी हो सकता है और सेम मॉलिक्यूल एक्सेप्टर भी हो सकता है। वो उस पर ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होने चाहिए, ये एटम्स होने चाहिए, और ये एटम्स हाइड्रोजन से जुड़े होने चाहिए। अगर वो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से तो वो डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमें पता है सिंस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू वंडरवॉल फोर्सेस, तो इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि
प्रोपेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ब्यूटेन। और अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो आप ये बता सकते हो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सिंस butane is involved in van der Waals forces, whereas in case of propane 2-ol we always have intermolecular hydrogen bonding. As per the strength is concerned, hydrogen bonding is much stronger as compared to van der Waals forces. Thus, on the basis of these argument, we can say the boiling point of propanol is more than butane. बस इतना ही आपको लिखना है।